हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन उमराज क्लासेस। आज हम देखेंगे इस बुक से, इसमें चैप्टर 15 एंड चैप्टर 16। चैप्टर 15 है हमारा समाज सोसाइटी एंड चैप्टर 16 है समाजीकरण सोशलाइजेशन। तो इससे रिलेटेड जो भी PYQs आपके एग्जाम में बने हम सॉल्व करेंगे। और PYQs इसमें कौन कौन से एग्जाम के इंक्लूड किए गए, तो आपके PGT का हो गया, GIC का हो गया और RPSC लेक्चरर एग्जाम का हो गया। तो इससे रिलेटेड जो भी PYQs आपके एग्जाम में बने हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप सभी जान लीजिए, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं उन्हें बता दिया जाए कि आपको सेशन को कंसंट्रेशन के साथ देखना है। लास्ट में आपको मिलेगा कंसंट्रेशन चेक क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप सेशन को कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, राइट। चलिए बताइए, ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। मार्क्स के समाज को दो वर्गों में विभाजन का परीक्षण किसने किया और एक तीसरे वर्ग मध्य वर्ग को जोड़ दिया? फर्स्ट ऑप्शन है हीगल, सेकंड ऑप्शन है वेबर, थर्ड ऑप्शन है डेहरनडॉर्फ, फोर्थ ऑप्शन है कॉलिंस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेहरनडॉर्फ का मानना है कि मार्क्स का यह कथन सत्य नहीं है कि समाज में केवल दो वर्ग बुर्जुआ एवं सर्वहारा हैं। इन दोनों के मध्य मध्य वर्ग भी है। और उनका कहना है कि उद्योग में प्रबंधक का उदय का अर्थ है कि समाज में शक्ति के लिए लंबे समय तक संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार डेहरनडॉर्फ ने आपके मार्क्स के दो वर्गों का परीक्षण करके तीसरे वर्ग आपका मध्य वर्ग को भी जोड़ा है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डेहरनडॉर्फ। तो आपको ध्यान में रखना है, मार्क्स ने समाज को दो वर्गों में डिवाइड किया। पहला उनका हो जाता है बुर्जुआ और दूसरा सर्वहारा। इसी में आपके डेहरनडॉर्फ ने तीसरे वर्ग को जोड़ दिया है, मध्य वर्ग। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, डेहरनडॉर्फ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था GIC एग्जाम 2017 में। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई समाज का नाम दिया? फर्स्ट ऑप्शन है दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन है स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन है टॉनीस, फोर्थ ऑप्शन है मार्क्स। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की बुक का नाम क्या है? जर्मन आइडियोलॉजी। तो जर्मन आइडियोलॉजी ये जो बुक है मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर लिखा है। और इसमें ओनरशिप, जो आपका स्वामित्व हो गया, इसके संबंध में इन्होंने बात किया है कि जो ओनरशिप का विकास होता है, इसके 4 स्टेप्स होते हैं। ये कौन कौन से स्टेप्स बताए गए? पहला आपका हो जाएगा जनजातीय, मीन्स ट्राइबल हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा पुरातन, मीन्स एंशियंट हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा सामंती, मीन्स फ्यूडल हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा आपका हो जाएगा पूंजीवादी, मीन्स कैपिटलिस्ट हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स आपके बताए गए हैं किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कौन से बुक में? जर्मन आइडियोलॉजी में। और आगे चलकर इनकी बुक का नाम है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन। इसमें इन्होंने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बताए हैं। इसमें भी उन्होंने 4 स्तर की चर्चा की है, जिसमें आपका पहला एशियाई आ जाता है, एशियाटिक। और दूसरा पुरातन, मीन्स एंशियंट आ जाएगा। तीसरा सामंती, फ्यूडल आ जाएगा। और चौथा पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट आ जाएगा। और इन 2 प्रकार के चरणों में कोई विशेष अंतर नहीं है, केवल प्रारंभिक जनजातीय स्तर को उन्होंने एशियाटिक कहना उचित ज़्यादा समझा है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो आपको यहाँ पर ट्राइबल, एंशियंट, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट देखने को मिलता है। कौन से बुक में? इनके जर्मन आइडियोलॉजी में, जहाँ पर इन्होंने ओनरशिप के विकास के संबंध में आपका 4 स्टेप बताया, ट्राइबल, एंशियंट, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट। वहीं पर इनकी जो दूसरी बुक आती है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी या फिर प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन, इसमें इन्होंने मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को 4 स्तर में चर्चा किया है। यहाँ पर आपका ट्राइबल नहीं होता है, ट्राइबल के स्थान पर इन्होंने ट्राइबल के स्थान पे क्या ले लिया गया? ट्राइबल के स्थान पे आपका एशियाटिक को इंक्लूड किया गया है, एशियाई को, एशियाटिक। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये 4 हो जाएगा, 1 2 3 आपका फ्यूडल हो जाएगा, 4th आपका कैपिटलिस्ट हो जाएगा। तो बाद में इन्होंने किस किस का प्रयोग कर लिया? एशियाटिक, एंशियंट, फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट। ओनली चेंजेस कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? जहाँ पर इन्होंने पहले ट्राइबल यूज किया था, बाद में यहाँ पर एशियाटिक यूज कर लिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था GIC एग्जाम 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल जनजातीय समाजों के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। फर्स्ट ऑप्शन है निर्धनता एवं अज्ञान, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक परंपराएं, थर्ड ऑप्शन है आदिम प्रौद्योगिकी,
फोर्थ ऑप्शन है नातेदारी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी आपसे जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो सरल जनजातीय समाजों में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? निर्धनता और अज्ञानता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निर्धनता एवं अज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेमिनसेप्ट शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? फर्स्ट ऑप्शन है यह एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है। सेकेंड ऑप्शन है यह मधुर संबंधों वाला एक छोटा समाज है। थर्ड ऑप्शन है यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक है या पारंपरिक। फोर्थ ऑप्शन है यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर रहता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बताया ही गया है कि टॉनीस ने आपका दो शब्द दिया, एक आपका गेसेलसेप्ट हो जाता है और दूसरा आपका गेमिनसेप्ट हो जाता है। ये आपका गेमिनसेप्ट हो गया और ये आपका गेसेलसेप्ट हो गया। गेमिनसेप्ट को इन्होंने आपका समुदाय का नाम दिया और गेसेलसेप्ट को समिति का। ये आपका जर्मन लैंग्वेज का शब्द है जिसमें गेमिनसेप्ट को हम समुदाय से संबोधित करते हैं और गेसेलसेप्ट को समिति से। ये सारी बातें आपको नहीं भूलनी है क्योंकि ये सब आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गेमिनसेप्ट एंड गेसेलसेप्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉनीस हो जाएगा। कब दिया था? 1887 में दिया था। और गेमिनसेप्ट एंड गेसेलसेप्ट इस नाम से ही इनकी बुक भी आई थी टॉनीस की। और ये जर्मन लैंग्वेज का शब्द है, ये भी पूछ लिया जाए किस लैंग्वेज का शब्द है गेमिनसेप्ट एंड गेसेलसेप्ट। तो ये आपका जर्मन लैंग्वेज का शब्द है। और गेमिनसेप्ट मीन्स क्या होता है? आपका समुदाय होता है और गेसेलसेप्ट मीन्स क्या होता है? समिति। तो ये सारी बातें आपको क्लियर रखना अपने माइंड में क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और टॉनीस ने आपका घनिष्ठता, स्थायित्व तथा समाज में एक दूसरे का जो स्टेटस है इसका स्पष्ट बोध पर आधारित सामाजिक संबंधों के ताने बाने द्वारा बने समूह के लिए इस अवधारणा का प्रयोग किया। किस अवधारणा का? गेमिनसेप्ट का, जिसका आपका समुदाय बोला जाता है सोशियोलॉजी की लैंग्वेज में। और इन विशेषताओं वाला समूह अपेक्षाकृत समजातीय होमोजीनियस होता है तथा स्थानीयता, नातेदारी, भावनात्मक एकता, निरंतरता एवं प्रामाणिकता का भाव इसमें पाया जाता है। किसमें? गेमिनसेप्ट सोसाइटी में। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक हैं या पारंपरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है परिभाषित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है टैलकेट पार्सन, सेकंड ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, फोर्थ ऑप्शन है आर.के. मर्टन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं आपका आर.एम. मैकाइवर एंड चार्ल्स पेज का। तो इनका कहना है कि समाज जो है रीतियों एवं कार्य प्रणालियों, अधिसत्ता एवं पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों एवं विभाजनों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की व्यवस्था है। यह सतत परिवर्तनशील जटिल व्यवस्था है जिसे हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और यह निरंतर परिवर्तनशील है। तो society is a system of usages and procedure of authority and mutual aid of many groupings and divisions of control of human behavior and of liberties. This ever-changing complex system we call society. It is the network of social relationship and it is always changing. तो यहाँ पर आपको जो कीवर्ड याद रखना वह है आपका नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों का जाल। तो आप सभी को पता है किसने कहा? आर.एम. मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैकाइवर एवं पेज। और ये हमेशा ही आपका चेंजिंग होता है, आप सभी को पता है। जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी हमारा कैसे होता है? सोसाइटी आपका क्या स्टैटिक होता है? सोसाइटी आपका स्टैटिक नहीं होता है। सोसाइटी आपका हमेशा डायनेमिक होता है। विद द पासेज ऑफ टाइम आप सभी को पता है सोसाइटी में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। जिससे पहले आपके यहाँ चलता था सती कस्टम और आज सती कस्टम अबॉलिश कर दिया गया है। तो जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होती जाती वैसे वैसे इसमें आपको चेंजेस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बने हैं, डिफरेंट एग्जाम्स में आपके पूछे गए हैं। यहाँ आपसे पूछा गया था पीजीटी एग्जाम 2000 में। यहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका समुदाय, सेकंड ऑप्शन संस्था, थर्ड ऑप्शन समाज, फोर्थ ऑप्शन है समिति। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसको आपका सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में देखा गया है? तो हम जो है सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? हम समाज कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज। किसके अकॉर्डिंग? मैकाइवर एंड पेज के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन, सेकंड ऑप्शन है गिडन्स, थर्ड ऑप्शन मॉर्टन, फोर्थ ऑप्शन है मैकाइवर पेज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैकाइवर पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है, यह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है J.H. फीचर, सेकेंड ऑप्शन है H.M. जॉनसन, थर्ड ऑप्शन है किंग्सले डेविस, फोर्थ ऑप्शन है मैकाइवर पेज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड GIC लेक्चरर एग्जाम 2020 में। तो मैकाइवर पेज ने आपका कहा है संघर्ष से पार उतरा हुआ सहयोग ही समाज कहा जाता है, कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट मार्क सोसाइटी। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मैकाइवर पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, सोसाइटी इज अ रिलेशन अमंग पर्सनल आइडियाज, विचारक इंगित करें। तो बताना है किसका कथन है? फर्स्ट ऑप्शन है मीड, सेकंड ऑप्शन है स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन है कूले, फोर्थ ऑप्शन है बाल्डविन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कूले का विचार है कि समाज जो है सब व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है, सोसाइटी इज अ रिलेशन अमंग पर्सनल आइडियाज। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कूले। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था GIC एग्जाम 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है जहाँ जीवन है वहीं समाज है, वेर एवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। फर्स्ट ऑप्शन है ऑगस्ट काम, सेकेंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन मैकाइवर, फोर्थ ऑप्शन है कन्फ्यूशियस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकाइवर पेज का कहना है कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, वेर एवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। मानव समाज के अलावा पशु एवं कीड़े मकोड़ों में भी समाज है, चींटियों के बीच भी सामूहिकता देखी जाती है। तो चींटियों से एक बात याद आया आपका, ये आपके जीके में क्वेश्चन बनता है, जीके में क्वेश्चन आपके ये बना भी है कि चींटियां आप देखते हैं सीधी रेखा में चलती हैं, आप जहाँ कहीं भी देखते हैं तो किस वजह से चलते हैं? तो ये अपने पीछे केमिकल छोड़ती हैं, केमिकल का नाम ही आपसे पूछा जाता है, केमिकल का नेम है आपका फेरोमोन्स। तो ये जो केमिकल होता है ये एयर में इसको रिलीज करती हैं जो आपकी चींटियां हैं, और ये आपका सिग्नल देते हैं, जो इनके अदर स्पीसीज के जो मेंबर हैं उनको ये सिग्नल देती हैं फेरोमोन्स के द्वारा, जो आपका भोजन का रास्ता दिखाने के लिए ये प्रयोग करती हैं फेरोमोन का। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके जीके में क्वेश्चन बना है तो आपको ध्यान में रख लेना। जो फेरोमोन्स होता है सिग्नल भेजने के लिए अपने अदर साथी को प्रयोग में किया जाता है, और ये केमिकल है आपका। और आप पता है कि पशुओं में भी अपनी माँ की पहचान है, गाय का बछड़ा जो है उसी का दूध पिएगा जो उसकी माँ है। पशुओं के बीच सामूहिकता के साथ कुछ जागरूकता भी होती है, पर उनमें जागरूकता की मात्रा बहुत कम होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके बीच सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। पशु सीखकर अपनी संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा जहाँ जीवन है वहीं समाज है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज एक सामान्य पद है, यह व्यक्ति जिन्होंने ऐसा इंगित किया है वे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है MF अब्राहम, सेकेंड ऑप्शन है रेमंड एरो, थर्ड ऑप्शन योगेश अटल, फोर्थ ऑप्शन है आंद्रे वेते। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो योगेश अटल के अकॉर्डिंग समाज एक सामान्य पद है, इसकी दी गई परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि यह सभी प्रकार के समाजों, बड़े या छोटे, आधुनिक या आदिम, पश्चिमी या पूर्वी, एक सांस्कृतिक या बहुसांस्कृतिक पर लागू होनी चाहिए। व्यापक रूप से निम्न स्तर पर हम भारतीय समाज या थाई समाज की बात कर सकते हैं, थोड़े उच्च स्तर पर हम आदिम समाज की या विकासशील समाज को बोल सकते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, योगेश अटल। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था GIC एग्जाम 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज बनता है फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तियों से, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तियों के संबंधों से, थर्ड ऑप्शन है संस्थाओं से, फोर्थ ऑप्शन है समितियों से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाज व्यक्तियों का समूह नहीं बल्कि व्यक्तियों के बीच पाया जाने वाला पारस्परिक संबंध है। समाज कोई मूर्त संगठन नहीं है, अर्थात इसको देखा या स्पर्श या टच नहीं किया जा सकता। यह केवल सामाजिक संबंधों का एक जाल है। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इससे स्पष्ट होता है कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से नहीं होता बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से होता है। जब लोग एक व्यवस्था में बंध जाते हैं तो उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं।
तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, व्यक्तियों के संबंधों से। और ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2011 एंड 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे समाज मूलतः प्रकट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका समुदाय के अस्तित्व से, सेकंड ऑप्शन है व्यक्तियों के अस्तित्व से, थर्ड ऑप्शन है संबंधों से, फोर्थ ऑप्शन है आपसी सहायता से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया सामाजिक संबंधों का एक जाल है आपका सोसाइटी। सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो यहाँ आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंधों से। तो समाज मूलतः किसको प्रकट करता है? संबंधों से। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में समाज तो होता है पर डैश डैश नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है संस्कृति, सेकंड ऑप्शन संगठन, थर्ड ऑप्शन समिति, फोर्थ ऑप्शन है संस्था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पशुओं की भी सामूहिकता के साथ कुछ जागरूकता भी होती है, पर उनमें जागरूकता की मात्रा बहुत कम होती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि उनके भी सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। पशु सीख कर अपनी संस्कृति का निर्माण नहीं कर सकते, उनके पास ऐसी भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है जिससे वे संस्कृति एवं सभ्यता का विकास कर सके। या केवल मानव जाति द्वारा ही संभव है कि वह सभ्यता एवं संस्कृति का विकास कर सकता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? संस्कृति। पशुओं में समाज तो होता है पर संस्कृति नहीं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव एवं पशु समाजों में मुख्य अंतर यह है कि फर्स्ट ऑप्शन है वे अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति अपने पर्यावरण के संदर्भ में करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है वे अपनी निरंतर अस्तित्व की मूलभूत परिस्थितियों को आदर्शात्मक व्यवहार के संदर्भ में पूर्ण करते हैं। थर्ड ऑप्शन है वे अपने सामान का पुनः उत्पादन करते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है वे अपनी क्रियाओं को संगठित करते हैं जो भी श्रम विभाजन अस्तित्व में है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2013 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव एवं पशु समाजों में मुख्य अंतर यह है कि वे अपनी निरंतर अस्तित्व की मूलभूत परिस्थितियों को आदर्शात्मक व्यवहार के संदर्भ में पूर्ण करते हैं। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का सामान्यतः कौन सा आधार होता है? फर्स्ट ऑप्शन है धर्म, सेकंड ऑप्शन नातेदारी, थर्ड ऑप्शन रूढ़ियाँ, फोर्थ ऑप्शन जनरीतियाँ। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2009 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जनरली जो ट्राइबल सोसाइटी होती है, जनजातीय समाज होता है, इसको सरल समाज के रूप में समझा जाता है। जनजातीय समाजों की अपनी भाषा होती है, लैंग्वेज होता है, संस्कृति होता है, कल्चर होता है और अपनी ही किस्म की एक राजनीतिक व्यवस्था होती है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है। वे एक निश्चित भूभाग में फैले हुए होते हैं। जब वे दो खंडों में विभाजित होते हैं तो उसे हम अर्धांश कहते हैं, मोइटी कहते हैं। कब कहते हैं? जब ये दो खंडों में डिवाइड रहता है। और जब वे दो से अधिक खंडों में विभाजित होते हैं तो प्रत्येक को आपका बहुअंशक कहा जाता है, मीन्स फ्रैक्टरी कहा जाता है। और सरल समाजों में जो राजनीतिक संगठन है इन्हीं नातेदारी व्यवस्था पर आधारित होती है। और इस समाज के अंतर्गत आपको वंश, लीनिएज और गोत्र मीन्स क्लैन की प्रधानता देखने को मिलती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी प्रधानता देखने को मिलती है? तो सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का सामान्यतः कौन सा आधार होता है? तो नातेदारी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नातेदारी। तो सरल समाजों में राजनीतिक संगठन जो होता है किस पर बेस्ड होता है? नातेदारी व्यवस्था पे। और इसी समाज के अंतर्गत वंश और गोत्र की प्रधानता पाई जाती है, लीनिएज एंड क्लैन की प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज शासित है। फर्स्ट ऑप्शन अभिशमयों द्वारा, सेकंड ऑप्शन विधि शासन द्वारा, थर्ड ऑप्शन दैवी शक्ति द्वारा, फोर्थ ऑप्शन भौतिक बल द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आधुनिक समाज जो आपका जो मॉडर्न सोसाइटी है विधि शासन द्वारा शासित होता है, लॉ द्वारा आपका शासित होता है, कानून द्वारा। और यह आपका प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं इस पर ये बेस्ड होता है आपका कानून। और इसका विकास जो है तर्कपूर्ण ढंग से डिस्कशन करके किया जाता है और यह आपका रिटन कोड में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है और कहाँ का अनरिटन है, कहाँ का लिखित है और कहाँ का अलिखित है। तो ध्यान में रखना है आपको, जो इंग्लैंड है वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वह आपका अलिखित है। हमारे यहाँ का क्या है? लिखित है, रिटन है।
और जो आपका प्रिमिटिव सोसाइटी था वहाँ पर भी जो कानून था अलिखित था, अनरिटन था, जिसका आधार क्या होता था, परंपरा से जो चली आ रही सामाजिक प्रथाएं और धार्मिक विश्वास था, वही उसका आधार था किसका, प्रिमिटिव सोसाइटी में। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विधि शासन द्वारा। तो आधुनिक समाज शासित होता है किससे, विधि शासन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वनिर्देशित समाज। पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा किसने दी। फर्स्ट ऑप्शन है डेविड रिजमैन, सेकंड ऑप्शन है शोवर्ग, थर्ड ऑप्शन है एली चिनॉय, फोर्थ ऑप्शन है हॉब हाउस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डेविड रिजमैन ने आपका जो स्वनिर्देशित समाज, सेल्फ ओरिएंटेड सोसाइटी, पर निर्देशित समाज, अदर ओरिएंटेड सोसाइटी, और परंपरा निर्देशित समाज, ट्रेडिशनली ओरिएंटेड सोसाइटी की कॉन्सेप्ट अपने कौन से बुक में दिया, द लोनली क्राउड। और ये बुक का नाम भी आपको बताया जा चुका है, द लोनली क्राउड। किसकी बुक का नाम है, डेविड रिजमैन का, आपको ध्यान में रखना है। और उन्होंने ऐसे समाज को निर्देशित समाज का नाम दिया है जिसके सदस्यों में दूसरे व्यक्तियों की आकांक्षाओं, उनकी अभिरुचियों के प्रति संवेदनशील होने की प्रवृत्ति होती है। और ऐसे समाज जो हैं अत्यंत गतिशील, डायनामिक और अव्यक्तता के लिए होते हैं। और इन समाजों का एक विशिष्ट सामाजिक चरित्र होता है जो इतर निर्देशित समाजों से भिन्न होता है। और आधुनिक औद्योगिक, नगरीकृत, नौकरशाह तथा बृहद उपभोगी समाज इस प्रकार का आपका एग्जाम्पल है। और इन समाजों में दूसरे व्यक्तियों के साथ तालमेल बिठाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि व्यक्ति तात्कालिक सामाजिक परिस्थितियों में इसके अनुरूप अपने आप को ढाल सके। और ऐसे समाजों में व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के द्वारा चालित होते हैं। वे अपने व्यवहार के लिए दूसरे व्यक्तियों की स्वीकृति और अनुमोदन की आशा करते हैं। और परंपरा निर्देशित जो आपका समाज है, इसमें जनरली आपका परंपराओं के पालन की प्रवृत्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था, इनका जो स्टार्टिंग में आंसर किया आया था, इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन बी को माना गया था, शोवर्ग को। और जो इनका रिवाइज्ड आंसर किया है उसमें राइट आंसर किसको माना गया, ऑप्शन ए, डेविड रिजमैन को। तो ध्यान में रखना है, डेविड रिजमैन ने आपका द लोनली क्राउड, ये इनकी बुक का नाम है। इसमें इन्होंने 3 टाइप के आपके सोसाइटी का जिक्र किया है। पहला आपका हो जाएगा सेल्फ ओरिएंटेड सोसाइटी हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा अदर ओरिएंटेड सोसाइटी, और तीसरा आपका हो जाएगा ट्रेडिशनली ओरिएंटेड सोसाइटी। फर्स्ट हो गया स्वनिर्देशित समाज, दूसरा हो गया परनिर्देशित समाज, और तीसरा क्या हो गया, परंपरा निर्देशित समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें समाज की विशेषताएं हैं। फर्स्ट है पारस्परिक जागरूकता, सेकंड है समानता असमानता, थर्ड है सहयोग सहायता, फोर्थ है सरलता जटिलता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है केवल 1, सेकंड ऑप्शन है 1 और 2, थर्ड ऑप्शन है 1, 2 और 4, फोर्थ ऑप्शन है 1, 3 और 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम समाज के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी बात करें तो इसमें आपका म्यूचुअल अवेयरनेस पाया जाता है, म्यूचुअल अवेयरनेस होता है इनमें, पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, समानता पाया जाता है, लाइकनेस रहता है, असमानता और भिन्नताएं आपको डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है, और कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, सहयोग और संघर्ष, और ये अमूर्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट है, और पारस्परिक निर्भरता भी पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंस, और ये परिवर्तनशील है, आपका डायनेमिक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है, इसमें आपका म्यूचुअल अवेयरनेस पाया जाता है, तो हमारा 1 तो हो ही जाएगा, 1 सभी में है। और दूसरा है हमारा समानता असमानता, तो आपको सोसाइटी में समानता और असमानताएं भी देखने को मिलती हैं, डिफरेंसेस भी देखने को मिलता है, और लाइकनेस भी देखने को मिलता है। तो हमारा सेकंड भी हो जाएगा, सेकंड इसमें भी है, सेकंड इसमें भी है। और इसके बाद है हमारा सहयोग और सहायता, तो सहयोग और सहायता नहीं, सहयोग और संघर्ष है, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो थर्ड इसमें, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक समाज की विशेषता नहीं है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अन्योन्याश्रितता, सेकंड ऑप्शन है सहयोग और संघर्ष, थर्ड ऑप्शन है समानता और भिन्नताएं, फोर्थ ऑप्शन है एक विशेष उद्देश्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड GIC लेक्चरार एग्जाम 2018 में। तो अन्योन्याश्रितता आपका जो इंटरडिपेंडेंसी होती है पाया जाता है, सहयोग और संघर्ष भी पाया जाता है, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट और समानताएं और भिन्नताएं भी आपको देखने को मिलता है, एक विशेष उद्देश्य नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एक विशेष उद्देश्य। यहाँ पर आपसे समाज की कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता समाज से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन अमूर्तता, सेकंड ऑप्शन मूर्तता, थर्ड ऑप्शन संबंध, फोर्थ ऑप्शन संघर्ष। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप देखिए, अमूर्तता मीन्स आपका एब्स्ट्रैक्ट रहता है, सोसाइटी आपका मूर्त नहीं रहता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो अमूर्तता तो आपका समाज से रिलेटेड है, क्योंकि समाज आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है, और जबकि आपका जो समाज है मूर्त नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कॉन्क्रीट नहीं रहता आपका सोसाइटी, ये एब्स्ट्रैक्ट रहता है, और इसमें संबंध भी पाया जाता है, आपका संघर्ष भी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, मूर्तता। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समाज की विशेषताएं निश्चित भूक्षेत्र, संतति, संस्कृति और स्वावलंबन आदि किसने बताई है? फर्स्ट ऑप्शन है मैकाइवर, सेकंड ऑप्शन है एफ्टोनीस, थर्ड ऑप्शन है हेनरी एम जॉनसन, फोर्थ ऑप्शन है किंग्सले डेविस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2015 में। तो हेनरी एम जॉनसन ने आपका समाज को मूर्त रूप से परिभाषित किया है। कैसे परिभाषित किया? मूर्त रूप में आपका डिफाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि समाज एक ऐसा समूह है जिसमें 4 तत्व पाए जाते हैं, 4 एलिमेंट पाया जाता है आपका। पहला आपका क्या हो जाएगा? इसमें एक निश्चित क्षेत्र पाया जाता है, डेफिनेट टेरिटरी होती है इसकी। दूसरा आपका हो जाएगा प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा क्या हो जाएगा? विस्तृत संस्कृति, कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर पाया जाता है। और फोर्थ क्या हो जाएगा आपका? स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी एम जॉनसन। तो ये 4 टाइप आपको याद रखना है, जो 4 एलिमेंट बताया गया है हेनरी एम जॉनसन के द्वारा। किसका ये 4 एलिमेंट बताया गया? समाज का। तो इन्होंने समाज को बताया कि समाज एक ऐसा समूह है जिसमें 4 एलिमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला आपका हो गया डेफिनेट टेरिटरी पाई जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, और कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर। और आपका फोर्थ क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान किया है? फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स जॉयस, सेकंड ऑप्शन है A.W. ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है J.S. मिल, फोर्थ ऑप्शन है एडवर्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम 2002 एंड 2016 में पूछा गया था। तो जो J.S. मिल है, ये आपके समाज संगठन में राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, J.S. मिल। तो J.S. मिल के इस दावे को कि वह व्यक्तिवादी है भुलाना कठिन है। प्रोफेसर ब्लिंटन के शब्दों में कि मिल व्यक्तिवादी है क्योंकि वह व्यक्ति को चरम सत्य मानता है। और मिल की जो कृतियां हैं, उनके जो बुक्स हैं, जैसे कि आपका ऑन लिबर्टी हो गया, ऑन लिबर्टी, और दूसरी बुक क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें उनके व्यक्तिवादी होने के दावे की पुष्टि करती है ये बुक जो है। और मिल की सभी रचनाओं में व्यक्तित्व के विकास का वर्णन मिलता है, और उनके अकॉर्डिंग व्यक्तित्व का विकास स्वयं व्यक्ति के हाथों से होता है। वह प्लेटो की भांति यह नहीं कहता कि व्यक्ति का विकास किसी आदर्श राज्य द्वारा संभव हो सकता है। तो मिल आपके व्यक्तिवादी हैं, और ये व्यक्ति प्रेमी अधिक है, राज्य प्रेमी कम है। कौन? आपके मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट बीरस्टीड, थर्ड ऑप्शन टी पार्सन्स, फोर्थ ऑप्शन है एच मार्कूज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2015 में। तो एंथनी गिडेंस आपका समाज की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से बदलना चाहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एंथनी गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? फर्स्ट ऑप्शन प्लेटो, सेकंड ऑप्शन सुकरात, थर्ड ऑप्शन डेकार्टस, फोर्थ ऑप्शन है डेमेट्रियस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो यूनान के आपके फेमस फिलोसफर थे, ये सुकरात के शिष्य थे, और एरिस्टोटल के क्या थे? गुरु थे। और इनकी जो रचना है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है, द रिपब्लिक। इसमें ही इन्होंने जो सोसाइटी है, समाज है, उसको 3 वर्गों में विभाजित किया है। पहला आपका हो जाता है शासक, गार्जियन में। दूसरा वर्ग क्या हो जाएगा? योद्धा, वॉरियर वर्ग हो जाएगा। और तीसरी क्लास क्या हो जाएगा? आपका आर्टिसंस क्लास, कलाकार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर किसने डिवाइड किया है, किसने क्लासिफाई किया है? प्लेटो ने किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है?
फर्स्ट ऑप्शन है पेरेटो, सेकेंड ऑप्शन जी मोस्का, थर्ड ऑप्शन सी राइट मिल्स, फोर्थ ऑप्शन टीबी बोटोमोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पेरेटो और मोस्का दोनों ही आपके कट्टर अभिजनवादी थे। पेरेटो की बात करें तो इन्होंने मानव समाज को दो वर्गों में आपका क्लासिफाई किया है। पहला आपका हो जाएगा अभिजन, एलीट वर्ग हो गया, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा आपका हो गया गैर अभिजन मीन्स नॉन एलीट। और वहीं हम मोस्का की बात करते हैं तो मोस्का ने भी आपका मानव समाज को दो वर्गों में ही बांटा है। पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा रूलिंग क्लास जो शासक वर्ग है, और दूसरा क्या हो जाएगा? रूल्ड क्लास मीन्स शासित वर्ग। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे क्या पूछा गया? यहाँ आपसे पूछा गया समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने दी? शासक वर्ग की अवधारणा किसने दी? मोस्का ने दी। यहाँ क्या है? रूलिंग क्लास और रूल्ड क्लास, शासक वर्ग और शासित वर्ग। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जी मोस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवित्र समाज की अवधारणा किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन है के मार्क्स, सेकेंड ऑप्शन है एच स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन है ई दुर्खीम, फोर्थ ऑप्शन है आर ई पार्क। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो रॉबर्ट ई पार्क ने आपका सोसाइटी को दो भागों में डिवाइड किया। पहला आपका हो जाता है पवित्र मीन्स सैक्रेड हो गया पहला आपका, और दूसरा किस में हो जाएगा? दूसरा आपका हो गया धर्मनिरपेक्ष मीन्स सेकुलर हो गया। और सेकुलर अपने प्रियम्बल में कब जोड़ा गया है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है? याद हो तो आप लिख सकते हैं। और इसमें आपको डिवाइड किया किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ई पार्क के द्वारा किया गया। सैक्रेड एंड सेकुलर सोसाइटी में डिवाइड किया गया समाज को। और पवित्र समाज क्या होती है? इसकी विशेषता में इमोबिलिटी पाई जाती है, अचलता, और धर्मनिरपेक्ष समाज में गतिशीलता पाई जाती, मोबिलिटी पाई जाती है। और पवित्र समाज आपका परिवार उन्मुख मीन्स फैमिली ओरिएंटेड होती है और समाज के प्रति कृतज्ञता की भावना रखते हैं। और धर्मनिरपेक्ष जो समाज है आपका अस्थायी हित पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर ई पार्क। तो आर ई पार्क ने पवित्र समाज की अवधारणा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित समाज वैज्ञानिकों में किसने आधुनिक समाज को एक जोखिम युक्त समाज नई आधुनिकता की ओर के रूप में व्यक्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन है एंथनी गिडेन, सेकेंड ऑप्शन है अल्रिक बेक, थर्ड ऑप्शन है फेडरिक जॉनसन, फोर्थ ऑप्शन है जिया बॉडीलॉर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में। तो आपके जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे अल्रिक बेक। इनकी बुक थी एक जोखिम युक्त समाज नई आधुनिकता की ओर में आधुनिक समाज को व्यक्त किया गया है। किसके द्वारा? अल्रिक बेक के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अल्रिक बेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह कहा था कि आधुनिक समाज एक भगोड़ा समाज है? फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज रिडजर, सेकेंड ऑप्शन है पीटर हैमिल्टन, थर्ड ऑप्शन है एंथनी गिडेंस, फोर्थ ऑप्शन है बेबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो हम बात करते हैं एंथनी गिडेंस ने आपका कहा था कि आधुनिक समाज जो है एक भगोड़ा समाज है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंथनी गिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण, सेकंड ऑप्शन है सजातीय एवं वर्ग चेतना की कमी, थर्ड ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो हम औद्योगिक समाज की बात करें तो इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का अनुरक्षण नहीं होता है, सजातीय वर्ग चेतना की कमी ये भी हमारा नहीं होगा। इसमें आपको औद्योगिक समाज में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। जो कंपटीशन होता है देखने को मिलता है और आपको कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। तो औद्योगिक समाज की विशेषता में आपको प्रतिस्पर्धा और संघर्ष है। तो औद्योगिक समाज की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सेंट साइमन ने किया था, और एक ऐसे समाज के लिए किया गया था जिसमें उत्पादन के लिए बृहद उद्योगों जो कारखाने हैं उसका उपयोग होता है। और इस प्रकार के समाज की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसमें आपको यंत्रीकरण, कारखाना व्यवस्था, श्रम विभाजन, लेबर डिवीजन, विशेषीकरण, शहरीकरण, परिवहन, संचार साधनों में प्रसार आदि देखने को मिलता है। ये सभी आपके औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक निम्नांकित में औद्योगिकरण की विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन चरवाहा अर्थव्यवस्था,
सेकेंड ऑप्शन निर्माणकारी अर्थव्यवस्था, थर्ड ऑप्शन विनिमय अर्थव्यवस्था, फोर्थ ऑप्शन कृषकीय अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो औद्योगिकरण की विशेषता में निर्माणकारी अर्थव्यवस्था आता है। औद्योगिक समाज में उत्पादन कृषि के अलावा उद्योगों पर केंद्रित होता है और यांत्रिक शक्ति महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है और यह पशु और श्रम शक्ति का स्थान ले लेता है। तो यह हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निर्माणकारी अर्थव्यवस्था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं है? फर्स्ट विषमांगता, सेकंड यांत्रिक शांति, थर्ड गतिशीलता, फोर्थ दमनकारी विधियां। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन केवल 1, सेकंड ऑप्शन 1, 2 एंड 3, थर्ड ऑप्शन 2 एंड 4, फोर्थ ऑप्शन 1 एंड 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो औद्योगिक समाज में वैज्ञानिक विशेषज्ञता और मूल्यों पर आधारित टेक्नोलॉजी प्रक्रिया द्वारा जो टेक्नोलॉजी प्रोसेस होता है, इसके द्वारा पारंपरिक संस्कृति और संस्थाओं में भारी बदलाव कर दिया जाता है और इस समाज में यंत्रीकरण, कारखाना व्यवस्था, श्रम विभाजन, विशेषीकरण और इनके साथ जुड़े कुछ अन्य परिवर्तन जैसी विशिष्टताएं होती हैं। बट आपका जो दमनकारी विधियां हो गई और यांत्रिक संहति हो गई, ये दोनों आपका मैकेनिकल सॉलिडारिटी हो गई और ये दोनों जो है आपका औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं है। और यहाँ आपसे विशेषताएं क्या नहीं है यही पूछा जा रहा है। तो यांत्रिक संहति हो गया आपका और दमनकारी विधियां हो गई, तो ये आपका विशेषता नहीं है औद्योगिक समाज का। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 एंड 4, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति से निकटता विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है कृषक समाज की, सेकंड ऑप्शन है नगरीय समाज की, थर्ड ऑप्शन है औद्योगिक समाज की, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर औद्योगिक समाज की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉबर्ट रैडफील्ड ने आपका कृषक समाज पीजेंट सोसाइटी का अवधारणा दिया है। इसके माध्यम से वे ग्रामीण समाज की आंतरिक एवं बाह्य संरचना को समझाने का प्रयत्न करते हैं। उनकी मान्यता थी कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुखता कृषक समाज पाए जाते हैं और भारत हो गया, इथोपिया हो गया, ब्राजील, युगोस्लाविया, इन जैसे देशों में आपका कृषक समाज नामक अवधारणा के अंतर्गत सम्मिलित किया गया और कृषक समाज का प्रकृति से निकटता का संबंध होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकृति से निकटता विशेषता किसकी है? कृषक समाज की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कृषक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाज पीजेंट सोसाइटी की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये अभी बताया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट रैडफील्ड ने बताया। तो कृषक समाज की अवधारणा का विकास किसने किया है? आपका रॉबर्ट रैडफील्ड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन ग्रामीण समाज की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, सेकंड ऑप्शन द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, थर्ड ऑप्शन सरल जीवन, फोर्थ ऑप्शन सामाजिक गतिशीलता का अभाव। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2020 में। तो हम ग्रामीण समाज की विशेषता की बात करें तो जीवन यापन प्रकृति पर निर्भर, ये आपका ग्रामीण समाज की विशेषता हो जाता है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता, ये आपको ग्रामीण समाज नहीं नगरीय समाज में देखने को मिलता है, अर्बन सोसाइटी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता। और सरल जीवन हो गया, ये भी आपका ग्रामीण समाज की विशेषता। सामाजिक गतिशीलता का अभाव भी आपका क्या है? ग्रामीण समाज की विशेषता। जबकि अभी के ट्रेंड में आपका देखा जाए तो ग्रामीण समाज की विशेषता में ये सभी जो चीज़ें लिखा गया है ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि जीवन यापन अब प्रकृति पर निर्भर नहीं रह गया। आपके ग्रामीण समाज में भी यहाँ का भी जीवन उतना सरल नहीं है जैसे पहले आपको दिखाई देता था। यहाँ पर भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है और सामाजिक गतिशीलता का अभाव भी नहीं है। डायनेमिक सोसाइटी है तो आपको रूरल सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ अब चेंज हो चुका है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन जाति, सेकेंड ऑप्शन संयुक्त परिवार, थर्ड ऑप्शन तृतीयक उद्योग, फोर्थ ऑप्शन है कुटीर उद्योग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय कृषक समाज में जो प्रमुख व्यवस्था पाई जाती है उनमें आपका जाति, धर्म, संयुक्त परिवार, कुटीर उद्योग ये सभी आते हैं। और कृषक समाज व्यवस्था में प्राथमिक उद्योग जिसमें व्यवसाय प्रकृति पर निर्भर और कृषि की प्रधानता पाई जाती है, ना कि तृतीयक उद्योग। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पूछा गया है कि कृषक समाज की व्यवस्था से नहीं है, तो जाति तो है आपका, संयुक्त परिवार भी है, तृतीयक उद्योग नहीं आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तृतीयक उद्योग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने अपनी पुस्तक में मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद प्रस्तुत किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आर के मॉर्टन, सेकेंड ऑप्शन है जी लुंडबर्ग, थर्ड ऑप्शन है के डेविस, फोर्थ ऑप्शन है WF ऑकबर्न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन पूछा गया था GIC एग्जाम 2015 में। तो किंग्सले डेविस की बुक थी। बुक का नाम क्या था? मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी किसकी बुक का नाम है? किंग्सले डेविस की बुक का नाम है। इसमें ही इन्होंने मानव समाज और पशु समाज में स्पष्ट भेद किया है और स्पष्ट भेद करते हुए बताया है कि मानव ही केवल ऐसा प्राणी नहीं है जो समाज में रहता है। चींटियां हो गई, दीमक हो गया, पक्षी, बंदर, लंगूर और अन्य असंख्य जानवर भी तो अपने अपने समाज में रहते हैं। ये सब किसका कहना था? किंग्सले डेविस का। मनुष्य के समूह को समाज कहते हैं, लेकिन व्यक्तियों के समूह के एक स्थान पर एकत्रित हो जाने मात्र से ही समाज नहीं बनता, अपितु इसके लिए आपसी सहयोग और सुव्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। मानव समाज अत्यधिक सुसंस्कृतिक है और यही आपका संस्कृति उसे अन्य समाजों से भिन्न करती है। अंततः आपका मानव समाज और पशु समाज में बहुत अधिक अंतर है। ये आपका किसने स्पष्ट भेद किया है? किंग्सले डेविस ने किया। आपने कौन से बुक में किया है? ह्यूमन सोसाइटी में। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि सामाजिक संरचना की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? फर्स्ट, भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर, सेकंड, भूस्वामी तथा व्यापारी, थर्ड, किसान तथा ग्राम साहूकार, फोर्थ, किसान तथा फसल साझेदारी। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन 1, 2, 3, सेकेंड ऑप्शन 2, 3, 4, थर्ड ऑप्शन 1, 3, 4, फोर्थ ऑप्शन 4, 2, 3। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए पूछा गया कृषि सामाजिक संरचना की विशेषता में क्या क्या आता है। तो भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर आ जाता है, भूस्वामी तथा व्यापारी नहीं आएगा, किसान तथा ग्राम साहूकार भी आ जाएगा आपका कृषि सामाजिक संरचना की विशेषता में, और किसान तथा फसल साझेदारी भी आ जाएगा। फसल साझेदारी को ही आपका बोला जाता है बटाईदारी। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 एंड 4। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3, 1, 3 एंड 4। चलिए फिर यहाँ सोसाइटी से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके PGT, GIC एंड RPST लेक्चरर एग्जाम में बने हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? समाजीकरण, सोशलाइजेशन। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ये इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन का तात्पर्य है, फर्स्ट ऑप्शन है शैशव अवस्था से युवा अवस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया, सेकेंड ऑप्शन परिवार में व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया, थर्ड ऑप्शन सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया, फोर्थ ऑप्शन है अपने अधिकारों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजीकरण जो सोशलाइजेशन है, इसके द्वारा हम जिन व्यवहारों को सीखते हैं वे साधारणतः आपके अच्छे होते हैं, क्योंकि वे सामाजिक मूल्यों के अनुरूप होते हैं और उन्हीं मूल्यों के द्वारा व्यक्ति भूमिकाओं को सीखता है। और आपको पता है भिन्न भिन्न समाजों के सामाजिक मूल्य अलग अलग हुआ करते हैं और यही कारण है कि विभिन्न समाजों में जो समाजीकरण का प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इनके द्वारा किन किन चीज़ों को सीखा जाए ये भी आपका भिन्न भिन्न हुआ करता है। और जॉनसन ने आपका लिखा है कि समाजीकरण वह सीखना है जो सामाजिक भूमिका अदा करने में किसी भी योग्यता में योग देता है तथा यह सीखना किसी विशेष दिशा तथा गुण में होता है और किसी विशेष सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में यह इच्छित तथा उचित सीखना है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है आपका सोशलाइजेशन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामाजिक मूल्यों तथा भूमिकाओं को सीखने की प्रक्रिया है क्या? सोशलाइजेशन, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की, सेकंड ऑप्शन पढ़ने की, थर्ड ऑप्शन लिखने की, फोर्थ ऑप्शन अवलोकन की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RPST लेक्चरर एग्जाम 2018 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजीकरण कैसा प्रोसेस है आपका? सीखने की प्रोसेस है, सीखने का प्रक्रिया है आपका। तो समाजीकरण आपका क्या है? वह सीखना है जो सामाजिक भूमिका अदा करने में किसी भी योग्यता में योग देता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सीखने की। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाजीकरण का अभिकरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, सेकेंड ऑप्शन है पड़ोस, थर्ड ऑप्शन है राजनीतिक संस्थाएं, फोर्थ ऑप्शन है आनुवांशिकता। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RPST लेक्चरर एग्जाम 2013 में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सोशलाइजेशन है इसकी एजेंसी में से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है।
तो परिवार है आपका, पड़ोस भी है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, बट आनुवांशिकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा को व्यक्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आर एम मैकआइवर, सेकेंड ऑप्शन सी एच कूले, थर्ड ऑप्शन जी एच मीड, फोर्थ ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2015 में। हम बात करते हैं अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट सी एच कूले का, चार्ल्स हॉटन कूले। इनकी बुक का नाम क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको याद रखना है, ये आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। और दूसरी बुक की बात करें तो क्या है? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। तो ये बुक का नाम है, आपको याद रखना है। तो इसमें आपका बताने का प्रयास किया गया चार्ल्स कूले के द्वारा कि कैसे कोई जैविक प्राणी जो बायोलॉजिकल बीइंग है, सामाजिक प्राणी मीन सोशल बीइंग बनता है। जो आपका बायोलॉजिकल बीइंग है, जैविक प्राणी है, इसके सामाजिक प्राणी बनने का जो प्रोसेस है, उनके ही सिद्धांत का मुख्य बिंदु है किसके? चार्ल्स कूले का। और कूले का कहना है कि सेल्फ का विकास समाज में होता है, और समाज और आत्मन मीन्स क्या हो गया? आपका सेल्फ हो गया, एक दूसरे से कभी अलग नहीं किए जा सकते हैं। और उन्हीं के शब्दों में हम बात करें चार्ल्स कूले के, तो सेल्फ एंड सोसाइटी आर ट्विन बॉर्न। तो आत्मन का विकास कोई जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह एक सामाजिक तथ्य है, आपका सोशल फैक्ट है। इसका विकास समाज के संसर्ग में ही संभव है। और उन्होंने बताया है कि बच्चों में लगभग 2 साल की उम्र में आत्म चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस का विकास होने लगता है। और बच्चे आपका समाज में कैसे सीखते हैं, इसे स्पष्ट करने के लिए उन्होंने आपका सामाजिक आत्मदर्शन का दर्पण, सोशल लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी का आपका सिद्धांत दिया है। और इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आपके लेस्ली और उनके सहयोगियों ने कहा है कि द सोशल लुकिंग ग्लास इज द ग्रुप और सोसाइटी इन विच पर्सन्स इमेजिन हाउ अदर्स सीज देम। इस सिद्धांत की प्रथम चर्चा उनकी कौन सी कृति में आपको देखने को मिलता है? ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में। और कूले का जो सेल्फ है, आत्मन है, इसके विकास का विचार उनके पूर्ववर्ती मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के सामाजिक आत्मन में सोशल सेल्फ में मिलता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सी एच कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से लुकिंग ग्लास सेल्फ आत्म दर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अभी आपको बताया गया, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पीजीटी एग्जाम 2004 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का आत्म दर्पण दर्शन सिद्धांत किसने दिया? ये भी अभी आपको बताया गया। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट हो रहा है। ये आपका जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया है। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चार्ल्स कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में। और मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी बताया गया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मदर्पण दर्शन का सिद्धांत किसने दिया? सेम वही क्वेश्चन है, ये आपसे आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कूले। तो देखिए, क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बट अलग अलग एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि कौन से एग्जाम का आप पेपर दे रहे हैं, जरूरी ये है कि आपके सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे फिर वो कोई सा भी पेपर हो। तो आपको ध्यान में रखना है, इसलिए आपको हर स्टेट का, हर एग्जाम का पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि पर्टिकुलर आप जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं बस उसी का पीवाईक्यू सॉल्व करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आत्म का प्रस्तुतिकरण लिखी है तथा भूमिकाओं के अधिनियमन की अवधारणा दी है? फर्स्ट ऑप्शन है इरविंग गॉफमैन, सेकंड ऑप्शन है एल अल्थुजर, थर्ड ऑप्शन जे अलेक्जेंडर, फोर्थ ऑप्शन है सी एच कूले। ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया है। हम इरविंग गॉफमैन की बुक की बात करें तो इनके बुक का नाम क्या है? प्रेजेंटेशन। और ये बुक भी आपको बताया गया था। आप सोच रहे होंगे क्या क्या बता दिया गया है। तो हम सब ने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर अपने सॉल्व कर रखे हैं। तो वहाँ किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिला था जहाँ आपको बताया गया था। तो बुक का नाम क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। और ये बुक आपका कब पब्लिश हुआ था? ये बुक आपका पब्लिश हुआ था 1959 में। और इसी बुक में आपका इरविंग गॉफमैन ने आत्म की प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ पर विचार पूर्वक चर्चा किया है। व्यक्ति निसंदेह और स्पष्ट रूप से पूछता है आप कौन हैं, वे स्वयं से पूछते हैं मैं कौन हूँ। दोनों प्रश्नों का उत्तर देते हुए मान्य विचार प्रकट करते हैं कि लिंग हो गया, आपका आयु हो गया, व्यवसाय हो गया, जो वैवाहिक स्थिति है, मैरिटल स्टेटस है, ये सभी आपका सामाजिक भूमिका से संबंधित हैं।
और भूमिकाओं के अधिनियमन मीन्स इनैक्टमेंट ऑफ रोल्स की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए आपका इरविंग गॉफमैन ने बताया कि बच्चे तरह तरह की भूमिका प्रस्तुत करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, सिपाही, सैनिक इत्यादि की भूमिका निभाते हैं, जो भविष्य में ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। तो हम सबका बचपन में कोई ना कोई अरमान होता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। बड़े होते होते वो अरमान चेंज होते जाते हैं। तो आप सब क्या बनना चाहते हैं, आप सब बता सकते हैं। हम तो जो बनना चाहते थे बता ही नहीं सकते। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इरविंग गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। समाजीकरण की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है मर्टन, सेकंड ऑप्शन है किंग्सले डेविस, थर्ड ऑप्शन है गिलिन एंड गिलिन, फोर्थ ऑप्शन है जॉनसन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजीकरण की प्रक्रिया को जॉनसन ने काफ़ी सरल तरीके से आपका डिफाइन करने का प्रयास किया है। इन्होंने बताया कि समाजीकरण वह सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक भूमिका को निर्वाह के योग्य बनाता है। सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर्स टू परफॉर्म सोशल रोल्स। और जॉनसन ने आपका यह भी कहा है कि प्रत्येक चीज़ सीखना समाजीकरण नहीं है, सीखने को उसी प्रक्रिया को उन्होंने समाजीकरण कहा है जिसकी मदद से व्यक्ति की भागीदारी समाज में संभव होती है। और सीखने का उद्देश्य सामाजिक प्रक्रियाओं में भाग लेना और सामाजिक नियमों तथा मूल्यों के अकॉर्डिंग अनुसरण करना होता है। समाज को विध्वंस करने के बारे में सीखना ये समाजीकरण नहीं है। ये बात आपका किसने बोला? जॉनसन ने कहा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है? तो ये भी आपको बताया गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट बीरस्टीड, सेकंड ऑप्शन है रूथ बेनेडिक्ट और थर्ड ऑप्शन है एच.एम. जॉनसन और फोर्थ ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच.एम. जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, या किसकी परिभाषा है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑकबर्न तथा निमकॉफ, सेकंड ऑप्शन है एच.एम. जॉनसन, थर्ड ऑप्शन बोगार्डस, फोर्थ ऑप्शन है के डेविस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम ऑकबर्न तथा निमकॉफ की बात करते हैं। तो इनके बुक का नाम क्या? आ हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी। ये किसकी बुक का नाम है? ऑकबर्न तथा निमकॉफ की। तो इस बुक में इन्होंने क्या लिखा है? इस बुक में इन्होंने लिखा है कि आपका समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के चलनों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल्स लर्न्स टू कन्फॉर्म टू द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। वहीं हम एच.एम. जॉनसन की बात करें तो एच.एम. जॉनसन की बुक का नाम है सोशियोलॉजी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सोशियोलॉजी नाम से कईयों ने बुक लिखी, तो एक टाइटल से कई बुक लिखा जा सकता है। तो इसमें एच.एम. जॉनसन ने आपका कहा कि समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। सोशलाइजेशन इज लर्निंग दैट इनेबल्स द लर्नर्स टू परफॉर्म सोशल रोल्स। वहीं हम अब बात करते हैं आपका बोगार्डस का। तो बोगार्डस की बुक का नाम है सोशियोलॉजी। इसमें इन्होंने लिखा है एक साथ काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने और अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कार्य करने की प्रक्रिया जो है वो आपका क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ बीइंग गाइडेड बाय द वेलफेयर नीड्स ऑफ अदर। वहीं हम किंग्सले डेविस की बात करें तो इनके बुक का नाम क्या है? ह्यूमन सोसाइटी। कई बार आपको बताया गया है। इसमें इन्होंने लिखा कि समाजीकरण से अर्थ उस प्रक्रिया से है जिससे किसी व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाया या समाजीकृत किया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एच.एम. जॉनसन। तो एच.एम. जॉनसन की परिभाषा है कि समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समाजीकरण की विवेचना जेनेसिस वंशानुगत तथा टेलिसिस पर्यावरण के आधार पर की है? फर्स्ट ऑप्शन है एफ.एच. गिडेंस, सेकंड ऑप्शन है एल.एफ. वॉर्ड, थर्ड ऑप्शन है आपका सी.एच. कूले, फोर्थ ऑप्शन है एच. मीड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम बात करते हैं एल.एफ. वॉर्ड का। तो एल.एफ. वॉर्ड ने समाजीकरण की विवेचना आपका जेनेसिस को बोला जाता है आपका वंशानुगत, और टेलिसिस को क्या बोला गया? आपका पर्यावरण, इसके आधार पर किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एल.एफ. वॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत किसने दिया है?
फर्स्ट ऑप्शन है एस फ्रायड, सेकंड ऑप्शन WI थॉमस, थर्ड ऑप्शन है HM जॉनसन, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था GIC एग्जाम 2020 में। तो समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा का सिद्धांत WI थॉमस ने अपनी बुक द चाइल्ड इन अमेरिका में प्रस्तुत किया है। बुक का नाम क्या है? द चाइल्ड इन अमेरिका। तो अमेरिका से याद आया, अभी रिसेंटली आपका नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो जितना बात तो विनर का नहीं हो, उससे कहीं ज़्यादा बात डोनाल्ड ट्रंप का हो गया। इनके ऊपर बहुत सारे मीम्स बने और वीडियोस वगैरह बना, आप सबने देखा ही। तो आपको विनर का नाम याद होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप जब भी लिखेंगे तो आपको चीज़ें याद रहती हैं, हालांकि सबको याद ही होगा, अभी रिसेंटली ही मिला। नाम क्या है? मरिया कोरिना मचाडो, ये नाम है नोबेल पीस प्राइज की विनर का 2025 की। आपको याद होगा गांधी जी भी आपके 5 बार नॉमिनेट हुए थे पीस प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए, बट उनके जब मिलने वाला था उससे पहले उन्हें गोली मार दिया गया था। तो 1948 में आप देखेंगे कोई भी आपका विनर नहीं है नोबेल पीस प्राइज का, क्योंकि उस समय कोई भी सुटेबल लिविंग कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि जो नोबेल पीस प्राइज है कोई लिविंग कैंडिडेट को ही मिलता है, तो कोई भी लिविंग सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाया, जिसके वजह से नोबेल प्राइज दिया ही नहीं गया था 1948 में। ये सब आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। रहते कहाँ हैं, पहुँच कहाँ जाते हैं। चलिए, वैसे भी GIC एग्जाम में आपका करंट अफेयर पूछा ही जाएगा, तो आप सब इनका नाम लिख सकते हैं, मरिया कोरिना मचाडो। अगर आप एक बार लिखेंगे तो आपको नाम याद रहता है, हालांकि याद ही होगा, क्या ही बताना। चलिए फिर देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? WI थॉमस ने अपनी बुक द चाइल्ड इन अमेरिका में प्रस्तुत किया है समाजीकरण की चर्चा में स्थिति की परिभाषा को। और स्थिति की परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या है? निर्णय लेने से पहले लोग आमतौर पर कार्यवाही करने से पहले घटनाओं की जांच और विचार विमर्श करते हैं। व्यक्ति वास्तविकता या तथ्यों पर प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि इन स्थितियों और तथ्यों की उनकी धारणा का व्यक्तिगत परिभाषा पर प्रतिक्रिया करते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, WI थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, सेकेंड ऑप्शन है बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, थर्ड ऑप्शन है बच्चे के जीवन के अंतिम वर्षों में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से किसी में भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम गिडन्स की बात करते हैं तो इन्होंने मोटे तौर पर सोशलाइजेशन को 2 स्तर में आपका निर्धारित किया। पहला हो जाता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण, और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीयक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण आपका शैशवावस्था और बाल्यावस्था में संपन्न होता है। यह समाजीकरण का सबसे निर्णायक स्तर है, क्योंकि बच्चा इसी स्तर पर मूलभूत व्यवहार प्रतिमान सीख जाता है। और इस स्तर के भी आपके 3 उप स्तर हैं। पहला आपका मौखिक अवस्था हो गया, दूसरा शैशवावस्था और तीसरा किशोरावस्था। प्रथम अवस्था में शिशु दूध पिलाने के समय के बारे में निश्चित अपेक्षाएं बनाता है और यह संकेत देना सीख जाता है कि भोजन की कब आवश्यकता है। और दूसरी अवस्था दूसरी अवस्था है आपका जन्म के लगभग 1 वर्ष बाद से शुरू होती है, और इस अवस्था में बच्चे को अपने कुछ कार्य स्वयं ही करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे शौचालय के उपयोग का प्रशिक्षण। और समाजीकरण की जो आपकी तीसरी अवस्था है लगभग जन्म के 4थे वर्ष से आपका स्टार्ट होता है और बच्चे के तरुण होने तक चलती है। और यह वह अवस्था है जब बच्चा परिवार का पूरा सदस्य बनता है और परिवार में लैंगिक आधार पर मान्यता प्राप्त सभी भूमिकाओं को वह आत्मसात करता है, इम्बाइब करता है, और बच्चा सामाजिक भूमिकाओं से तादात्म्य स्थापित करता है। द्वितीयक समाजीकरण की बात करें तो बचपन की अंतिम अवस्था से प्रारंभ होता है आपका और परिपक्वता की आयु तक जाता है। वैसे तो आपका जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, जीवन में कभी भी रुकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावी होती है? आपका बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विद्वान के शब्दों में समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु, सेकंड ऑप्शन रूसो, थर्ड ऑप्शन स्टेसी, फोर्थ ऑप्शन लॉक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टेसी के अकॉर्डिंग समाजीकरण विकास की उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके तहत एक व्यक्ति ज्ञान, क्षमता, विश्वास, मूल, दृष्टिकोण और स्वभाव प्राप्त करता है। इससे समाज के साथ उसका तालमेल संभव हो पाता है। तो समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है। ये आपका किस विद्वान के शब्द हैं? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण एक प्रक्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, सेकंड ऑप्शन है व्यक्ति के संस्कृति को परिवर्तित करने की, थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, फोर्थ ऑप्शन है व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो जन्म के समय बच्चा केवल एक जैविक प्राणी है, उसमें कोई सामाजिक विशेषता नहीं पाई जाती है। समाज की महत्वपूर्ण इकाई परिवार के भीतर वह सामाजिक गुण प्राप्त करता है और इन सभी गुणों का विकास सामाजिक सीख की प्रक्रिया द्वारा होता है। इसीलिए इस व्यवस्था को समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है और इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है सीमेल, सेकंड ऑप्शन है बर्गस, थर्ड ऑप्शन है रॉस, फोर्थ ऑप्शन है वॉन विजे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो E.W. बर्गस ने समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित किया है। सोशलाइजेशन एज द फंडामेंटल प्रोसेस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बर्गिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक समाजीकरण शिशु अवस्था में स्थान लेता है आमतौर पर। फर्स्ट ऑप्शन है खानदान में, सेकेंड ऑप्शन है बिरादरी में, थर्ड ऑप्शन नातेदारी में, फोर्थ ऑप्शन है परिवार में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण उसे कहते हैं जिसके द्वारा कोई शिशु जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनता है। जो समाजीकरण परिवार, क्रीड़ा मंडली, पड़ोसियों के बीच होता है उसे ही आपका प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने इसे ही आपका प्रारंभिक समाजीकरण, अर्ली सोशलाइजेशन कहा है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक समाजीकरण शिशु अवस्था में स्थान लेता है आमतौर पर किसमें? परिवार में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, परिवार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं या किसका एक उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है समाजीकरण, सेकंड ऑप्शन है पुनर्समाजीकरण, थर्ड ऑप्शन है प्रौढ़ समाजीकरण, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्याशित समाजीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत लोग किसी भूमिका को इस उम्मीद में निभाते हैं कि भविष्य में उन्हें कुछ वैसा ही करना है, तो ये आपका प्रत्याशित समाजीकरण कहलाता है। और प्रत्याशित समाजीकरण को ही आपका पूर्वाभासी समाजीकरण भी कहते हैं। और ब्रूम और सेल्सनिक की बात करें तो इनका कहना है कि व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करना भी आपका एक किस्म का पूर्वाभासी समाजीकरण है, क्योंकि यह व्यक्ति को एक नई भूमिका के लिए तैयार करता है। और प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा की रचना आपका रॉबर्ट के मर्टन और एस किट ने किया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आपका जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये आपका भविष्य की बात है। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर पुत्रियाँ अपने ससुराल में जाएंगी, भविष्य का बात है। इससे पहले घर वाले उन्हें सिखा रहे हैं कि उन्हें क्या क्या करना है। वहाँ जाके शालीनता से पेश आना है, जंगलीपन नहीं दिखाना है, पेशेंस के साथ रहना है और डस्टिंग और क्या क्या करना पड़ता है पता नहीं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो प्रत्याशित समाजीकरण। और छोटे बच्चे भी कभी कभी सिपाही हो गए, कभी सेना का जवान, कभी डॉक्टर, तो कभी शिक्षक की नकल करते हैं। और घर में जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं अपनी दादी या माँ की नकल उतारती हैं। शायद उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें भी एक दिन दादी या माँ की भूमिका निभानी है। और इस अवधारणा का जो संबंध है आपका संदर्भ व्यक्ति की, रेफरेंस इंडिविजुअल, और संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप से है। तो कभी कभी हम उस व्यक्ति या समूह की नकल करते हैं जो हम नहीं हैं पर वैसा बनना चाहते हैं। और स्कूली शिक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं, जब स्कूल समाप्त होने लगता है तो कॉलेज के विद्यार्थियों के जैसे बिहेव करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कॉलेज पहुंचकर उन्हें इसी तरह बिहेव करना है, राइट। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्याशित समाजीकरण, जिसकी पहले से ही अपेक्षा है कि ऐसा आपको करना है। सोसाइटी मान के चलता है इन फ्यूचर आपको ऐसा ही करना है। तो किचन वगैरह का काम क्यों सिखाया जाता है? कल को शादी होगी तो उसके बाद जाना है, हालांकि शादी के लिए नहीं सिखाया जाता, अपना पेट भर सके इसलिए सिखाया जाता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रत्याशित समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वाभासी समाजीकरण का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है अज्ञात भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, सेकेंड ऑप्शन है भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, थर्ड ऑप्शन है निश्चित भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, फोर्थ ऑप्शन है व्यावसायिक भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। अभी आपको बताया गया जो प्रत्याशित समाजीकरण होता है इसी को आपका पूर्वाभासी समाजीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण, जो हमें फ्यूचर में ऐसे बिहेव करना है उसके लिए जो समाजीकरण हो रहा है ये आपका कहलाएगा पूर्वाभासी समाजीकरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भावी भूमिकाओं के लिए समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा निम्नांकित में से किसने दी है? फर्स्ट ऑप्शन है H.M. जॉनसन, सेकेंड ऑप्शन पार्सन्स, थर्ड ऑप्शन R.K. मर्टन, फोर्थ ऑप्शन कूले। तो अभी आपको बताया गया
प्रत्याशित समाजीकरण का जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया? आर के मर्टन ने दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया। तो अभी आपको बताया गया और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर के मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों तथा नवागंतुक के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था, सेकंड ऑप्शन बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन तदात्मीकरण अवस्था, फोर्थ ऑप्शन है आपका किशोरावस्था। तो हमारा शैशवावस्था होगा नहीं, बाल्यावस्था नहीं होगा। तदात्मीकरण अवस्था क्या होता है? तो तदात्मीकरण अवस्था में आपका किसी व्यक्ति का अपने अस्तित्व को, जो उसका एग्जिस्टेंस है, उसको भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों या व्यवहारों का अनुकरण करते हुए खुद को उसके अनुकूल ढालने की एक मानसिक या भावनात्मक अवस्था है। इसको हम बोलते हैं आपका तदात्मीकरण अवस्था। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आपका किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था ही आपका ये है जो मानव जीवन का एक संक्रांति काल होता है, जो तनाव का काल होता है, ये आपका किशोरावस्था में ही रहता है। इस स्तर पर बच्चे अपने माता पिता के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते हैं और इस काल में विभिन्न किस्म की बुरी आदतें लगने का भी भय रहता है। और इस अवस्था में आपके लड़के लड़कियों में फिजिकल चेंजेस, जो शारीरिक परिवर्तन है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगता है और यौन संबंधी ज्ञान इतना हो जाता है कि उसके कारण उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के तनाव देखने को मिलता है। वे अपनी जीवजन्य अभिप्रेरण, बायोजेनिक मोटिवेशन के अनुरूप व्यवहार करने योग्य मनोभावों को पूर्ण करने की पूरी कोशिश करते हैं और किशोर को न केवल परिवार के सदस्यों अपितु पास पड़ोस, विद्यालय या अन्य द्वितीयक समूहों के सदस्यों से भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बाल्यावस्था, सेकंड ऑप्शन शैशवावस्था, थर्ड ऑप्शन युवावस्था, फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी आपको बताया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार एक नवजात कितने स्तरों से होकर गुजरता है इसके पहले कि वह आश्वस्त हो जाए कि उसके अस्तित्व के साथ बाह्य वस्तुओं का भी अस्तित्व होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन 3। ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पियाजे के अनुसार नवजात शिशु के जन्म से 2 साल तक अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था होती है और इस अवस्था में शिशु में कुछ संवेदी पेशीय क्रियाएं जैसे पकड़ना, चूसना, चीजों को इधर उधर करना, ये सभी चीजें स्वतः सहज क्रियाएं होती हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग इस अवस्था में शिशुओं का बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास, जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला आपका क्या हो जाएगा? पहला आपका हो जाएगा स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा आपका हो जाएगा स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन हो जाएगा और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन हो जाएगा और चौथा आपका हो जाएगा स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा हो जाएगा और आपका पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन हो जाएगा और आपका छठा क्या हो जाएगा? स्टेज ऑफ द न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। तो हम एक एक करके एक देख लेते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 6। तो ये जो 6 उप अवस्था है, सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रतिवर्त क्रिया की अवस्था मीन्स स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो यह पहली अवस्था है जो जन्म से 1 महीना तक होता है। चूसने की क्रिया इसमें आपका सबसे प्रबल होती है। वहीं हम दूसरे स्टेज की बात करते हैं, आपका प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, या दूसरी अवस्था है जो आपका 1 से 4 महीने तक चलती है। ये आपका 1 से 4 महीने तक चलती है और आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये आपका 1 महीना तक चलता है। और हम बात करते हैं आपका गौड़ वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, जो आपका थर्ड अवस्था है, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, यह आपकी तीसरी अवस्था है जो 4 से 8 महीने तक चलती है और आसपास की वस्तुओं को छूने और चादर पर पड़े खिलौना पाने की कोशिश अवस्था में आता है आपका। और आपका जो फोर्थ है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीमेटा, यह चौथी अवस्था है जो आपका 6 से 12 महीने तक होती है। इस अवस्था में शिशु वयस्कों द्वारा किए कार्यों को अनुकरण करने की कोशिश करता है। और आपका पांचवा अवस्था क्या आ जाएगा? तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन। यह अवस्था आपका 12 से 18
महीने तक होती है और इस अवस्था में बालक प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर अपनी परिस्थितियों को समझाने की कोशिश करने से पहले सोचना प्रारंभ कर देता है। और हम छठे की बात करें, आपका मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज अवस्था, स्टेज ऑफ द न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। यह अवस्था आपका 18 महीने से 2 साल तक होती है, जब शिशु प्रतिमा इमेज का उपयोग करना सीख जाता है और प्रतीकात्मक चिंतन क्रिया द्वारा स्वयं समस्या का हल ढूंढ लेता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन है 6। ये 6 अवस्था आपका बताया गया था पियाजे के द्वारा, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विकसित, सेकेंड ऑप्शन अविकसित, थर्ड ऑप्शन आत्म केंद्रित, फोर्थ ऑप्शन आत्मविश्वासी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम बात करते हैं आपका प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है, इसके स्टार्ट हो जाता है 2 साल के एज से और कब तक चलता है? 7 ईयर्स तक। तो ये स्टेज आपको याद रखना है, 2 साल से 7 साल तक। और इस स्तर में आपका जो लैंग्वेज होता है, इतना ज्ञान हो जाता है कि शब्दों के माध्यम से विचारों का कम्युनिकेशन होने लगता है, संचार होने लगता है। लेकिन बहुत तरह के संकेतों के माध्यम से भी बच्चे अपनी बातों को प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को समझते हैं। और पियाजे ने आपका जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसको आत्म केंद्रित स्तर कहा है, ईगोसेंट्रिक कहा है। और बच्चे इस स्तर में हमेशा वातावरण को अपने को केंद्र बिंदु मानकर समझने का प्रयास करते हैं। वह हर चीज का एनालिसिस अपने ही संदर्भ में करने का प्रयास करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आत्म केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, सेकेंड ऑप्शन स्कूल, थर्ड ऑप्शन समूह पीयर ग्रुप, फोर्थ ऑप्शन है मीडिया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजीकरण के जो अभिकरण है, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है, इसके अंतर्गत आपका परिवार आ जाता है, मित्रों का समूह आ जाता है, पीयर ग्रुप आ जाता है, पड़ोस आ जाएगा, शिक्षा, राज्य, जनसंपर्क के साधन, मास मीडिया, ये सभी आपके एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है, समाजीकरण के अभिकरण है। इसमें मीडिया आपका इंक्लूड नहीं है। आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो मीडिया होता है और मास मीडिया दोनों में डिफरेंस होता है। मीडिया आपका सूचनाओं या जो डेटा होता है इसको कलेक्ट करने का काम करती है, जबकि जो मास मीडिया होता है लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम करती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2013 एंड 2016 में पूछा गया था। 13 में पूछा गया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को माना गया था। एंड 16 में इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन डी को माना गया था, बट रिवाइज्ड आंसर की के बाद इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। और हम इरविंग गॉफमैन की बात करते हैं, तो इन्होंने आपका सेना हो गया, जेल, आश्रम, पागलखाना, मेंटल असाइलम, स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेजेस, छात्रावास, इन सभी को इरविंग गॉफमैन ने आपका समग्र संस्थान बोला है, टोटल इंस्टीट्यूशन बोला है। और टोटल इंस्टीट्यूशन पर भी आपको पेपर में आपके क्वेश्चन देखने को मिला है। और जो परिवार होता है, परिवार आपका मानव जीवन की प्रथम पाठशाला होती है। हम कूले की बात करें तो कूले ने आपका परिवार हो गया, मित्र मंडली हो गया, जो पीयर ग्रुप्स हैं, इनके अलावा आपका पड़ोस को भी एक प्राथमिक समूह माना है, जो समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत ही प्रभावशाली अभिकरण के रूप में काम करता है। और हम गिडेंस की बात करते हैं तो गिडेंस ने आपका जनसंपर्क को भी समाजीकरण का एक मुख्य अभिकरण माना है, एजेंसी माना है। और मास मीडिया में आपका जो न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविजन, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स, जर्नल्स, ये सभी आते हैं, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है परिवार, सेकंड ऑप्शन है साथी समूह, थर्ड ऑप्शन है पुलिस, फोर्थ ऑप्शन है स्कूल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में। तो परिवार हो गया आपका, साथी समूह हो गया, पीयर ग्रुप हो गए, स्कूल हो गया, ये सभी आपका समाजीकरण की एजेंसी है। जबकि जो पुलिस है ये आपका सामाजिक जो व्यवस्था है उसको बनाने में हेल्प करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार को सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नकारात्मक समाजीकरण, सेकेंड ऑप्शन है बीज समाजीकरण, थर्ड ऑप्शन है पूर्ण समाजीकरण, फोर्थ ऑप्शन है पूर्वाभ्यासी समाजीकरण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाज विरोधी गतिविधियों को सीखना ही आपका नकारात्मक समाजीकरण कहा जाता है। जैसे कोई स्टूडेंट है वो अपना पढ़ाई का काम छोड़ के आपका थेफ्ट सीखता है, डकैती सीखता है, गैम्बलिंग सीखता है, पॉकेट मारी, ये सारे काम वो जब सीखता है तो इसको क्या बोलेंगे? आपका नकारात्मक समाजीकरण। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नकारात्मक समाजीकरण। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है?
पुनः समाजीकरण, सेकंड ऑप्शन सामाजिक स्थिति, थर्ड ऑप्शन समाजीकरण, फोर्थ ऑप्शन समझ का आदान प्रदान। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मनुष्यों का व्यवहार जो एक दूसरे के संदर्भ में होता है वह एक सामाजिक प्राणी के रूप में होता है। समाजीकरण व्यक्ति के प्रकार्यात्मक क्षमता को बढ़ाता है, उसके फंक्शनल जो कैपेसिटी होती है इसको बढ़ाता है। और यह समाजीकरण ही है आपका जिसके द्वारा कोई शिशु एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है, कन्वर्ट होता है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहकर समाजीकरण के माध्यम से अपने समाज एवं संस्कृति के बारे में सीखता है। तो यहाँ क्या आपसे पूछा गया कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो असहाय मानव शिशु है वो धीरे धीरे आत्मबोध होता है उसको और उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? समाजीकरण। तो कौन सा प्रोसेस है? समाजीकरण का प्रोसेस है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः समाजीकरण एक समय स्पष्टता प्रत्यक्ष होता है जब। फर्स्ट ऑप्शन है लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, सेकंड ऑप्शन है बच्चे ने जन्म लिया है, थर्ड ऑप्शन है व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, फोर्थ ऑप्शन है बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीखे हुए व्यवहार के स्थान पर नवीन मूल्यों, मानकों, मान्यताओं, व्यवहार का प्रशिक्षण या फिर पुराने ही मूल्यों, मानकों और मान्यताओं के पुनः ज्ञान कराने की प्रक्रिया ही आपका पुनः समाजीकरण कहलाती है। जैसे कि आप देखते हैं वेस्टर्नाइजेशन से, जब वेस्टर्नाइजेशन की स्थिति में व्यक्ति होता है, जब वहाँ की चीज़ों को भूलकर फिर से अपने कल्चर में वापस आने लगता है तो ये आपका पुनः समाजीकरण कहलाता है। तो पुनः समाजीकरण आपका आजीवन चलने वाली समाजीकरण की प्रक्रिया का ही एक भाग है जिसमें एक व्यक्ति समय के अनुसार बदलती हुई विभिन्न भूमिकाओं के अनुसार कुछ नया सीखता जाता है और कुछ सीखा हुआ भूलता जाता है। अनेक वयस्क भूमिकाओं जैसे पति पत्नी, माता पिता, विधवा, परित्यक्ता, एकाकी, माँ बाप, ऐसे ही कुछ वयस्क भूमिकाएं हैं जिन्हें व्यक्ति को सीखना पड़ता है। अपने समाज के जीवन मूल्यों को छोड़कर किसी विदेशी सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों को अपनाकर जीने की प्रक्रिया आपका पुनः समाजीकरण कहा जाता है। और ठीक इसके ऑपोजिट बात करें, यदि वे अपने देश लौटकर वहाँ की परंपराओं का अनुसरण करते हैं और विदेशी आदतों एवं परिपाटियों को भुला देते हैं तो उसे आपका क्या कहा जाएगा? पुनः समाजीकरण। इसी आधार पर भारतीय लोगों के द्वारा पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से गुजरना और पश्चिमीकृत भारतीय लोगों के द्वारा पुनः प्राच्यकरण की प्रक्रिया से गुजरना आपका क्या कहा जाएगा? पुनः समाजीकरण। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है। तो यहाँ पर भी उसका पुनः समाजीकरण होता है, उसको नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनके जो रूल्स, नॉर्म्स, कल्चर, कस्टम्स होते हैं वो सिखाए जाते हैं क्योंकि सबके घर का अपना अलग अलग कल्चर, कस्टम, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि सबके यहाँ का कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज रहता है। तो जब एक लड़की का विवाह होता है तो दूसरे के घर में जाती तो उसके घर में जैसी चीज़ें चल रहा होता है उस हिसाब से अपने आप को ढालना होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा? उसका पुनः समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण बेस्ड है, आपका असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कारण क्या दिया गया है? व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है का गलत है लेकिन खा सही है, सेकंड ऑप्शन है का सही है लेकिन खा गलत है, थर्ड ऑप्शन है का और खा दोनों ही सही है, फोर्थ ऑप्शन है का एवं खा दोनों ही गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है जबकि कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील हो इसके लिए व्यक्तिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? का सही है लेकिन खा गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रख्यात विद्वान जिन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण एवं सांस्कृतिक पारेषण को पर्याप्त महत्व दिया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है सेरिफ एंड सेरिफ, सेकंड ऑप्शन है एच.एम. जॉनसन, थर्ड ऑप्शन किम्बाल यंग, फोर्थ ऑप्शन है ब्रूम एवं सेल्जनिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम किम्बाल यंग की बात करते हैं। इनके अकॉर्डिंग समाजीकरण व्यक्ति का सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया से परिचय कराने, उसे समाज तथा उसके विभिन्न समूहों में एक सहभागी सदस्य बनाने और उस समाज के मानकों जो उनके नॉर्म्स है, मूल्यों जो उनके वैल्यूज है उसको स्वीकार करने को प्रेरित करने वाली क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। समाजीकरण में सांस्कृतिक आत्मसात्मीकरण मीन्स आपका हो गया कल्चरल एसिमिलेशन हो गया, और सांस्कृतिक पारेषण कल्चरल ट्रांसमिशन हो गया,
इसकी प्रक्रिया क्या है आपका इंक्लूड होता है, और इस पक्ष पर अन्य लोगों की तुलना में किम्बाल यंग ने सबसे अधिक बल दिया है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी किम्बाल यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत प्रस्तुत किया। फर्स्ट ऑप्शन है दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन है मीड, थर्ड ऑप्शन है कूले, फोर्थ ऑप्शन है फ्राइड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सोशलाइजेशन है इसके संदर्भ में आपका जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने मैं और मुझे का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, आई एंड मी का। तो जब बच्चे दूसरे की नकल करते हैं तो वे इस माध्यम से दूसरों की भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं, जिसे मीड ने आपका टेकिंग द रोल ऑफ अदर कहा है। इस तरह से बच्चों में आत्मचेतना जो सेल्फ अवेयरनेस है इसका विकास होता है, और उस स्थिति में उसके अंतर्गत मैं, आई और मुझे, मी की धारणा का विकास होता है। तो आई से मी का बीच में जाने का जो प्रोसेस है यही आपका क्या है, आई से मी में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है यही आपका क्या है, समाजीकरण है। ये बात आपको नहीं भूलना है। मैं से तात्पर्य आपका क्या है, आई से तात्पर्य क्या है आपका, बालक से है जिसका अभी ठीक से सोशलाइजेशन समाजीकरण नहीं हुआ है और जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्वाभाविक इच्छाएं पाई जाती हैं। और मुझे क्या है, मुझे वह है जो उस बच्चे जिसमें मैं है के अंतर्गत सामाजिक आत्मा सोशल सेल्फ के रूप में मौजूद विचार है। बच्चे अपने अंदर उस रूप को आंकने का प्रयास करते हैं जिस रूप को उसके अंतर्गत अन्य लोग देखने का प्रयास करते हैं। बच्चों के अंतर्गत पहले मैं का विकास होता है, और जब मैं दूसरों के कांटेक्ट में आता है तो वे दूसरे की नज़र से अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से बच्चों में आत्म चेतना की क्षमता मीन्स मुझे का विकास होता है, जिसे गिडेंस ने आपका क्या बोला है, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। और मीड ने आपको बताया है कि समाज के सामान्य मूल, आदर्श, तौर तरीके, संस्कृति के बारे में बच्चे को सीखना व्यापक अन्य या सामान्यकृत अन्य, जिसको आपका जनरलाइज्ड अदर भी कहा जाता है, और इसका विकास रोल टेकिंग एवं रोल प्लेइंग की प्रक्रिया से होता है। तो हम फ्राइड की बात करते हैं। फ्राइड ने आपका जो आत्मन है, जो सेल्फ है, इसको आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया है, समाजीकरण को बताने का प्रयास किया है। पहला आपका क्या हो जाता है, पहला आपका हो जाएगा इड मीन्स इदम हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अहम मीन्स ईगो हो जाएगा, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, सुपर ईगो हो जाएगा, पराहम। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है। वो बातें क्या हैं, तो सबसे पहले फ्राइड ने आपका जिसे इदम कहा है मीन्स इड कहा है, इसे ही कूले ने आपका क्या बोला है, कूले ने आपका इसको बोला है ओरिजिनल ह्यूमन नेचर, और मीड ने आपका क्या बोला है, इद को ही क्या बोला है, आई बोला है। और जिसे फ्राइड ने आपका पराहम बोला है, सुपर ईगो बोला है, इसे ही मीड ने आपका क्या बोला है, मी बोला है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और फ्राइड ने आपका शिशुओं में काम विषयक भावना की प्रवृत्ति को काम लिप्सा की संज्ञा दी है, लिबिडो की संज्ञा दी है। और आपका पूछा भी जाता है लिबिडो किसने दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, फ्राइड हो जाता है। और यही काम विषयक भावना सृजनात्मक कार्यों की ओर दिशा प्रदान करने की कोशिश करती है। इसी से विभिन्न प्रकार की विधाओं, कलाओं, वैज्ञानिक खोजों और साहित्य का विकास होता है, जिसे फ्राइड ने आपका ऊर्ध्वपातन या उदात्तीकरण या सब्लिमेशन का प्रक्रिया कहा है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणाओं का प्रतिपादन किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जीआईसी एग्जाम 2017 में। अभी आपको इसका आंसर बताया गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जीएच मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व के विकास के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा का प्रयोग किसने किया। देखिए बार बार ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अभी आपने जीआईसी में देखा, अब देखिए आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्म के विकास में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा उपयोग की गई है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में, उत्तराखंड जीआईसी लेक्चर एग्जाम 2020 में। अभी आपने देखा जीआईसी वगैरह में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो बार बार क्वेश्चन लेने के पीछे रीजन क्या है, जिससे आपको दिखे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, किस एग्जाम में आपका पूछा गया, एक बार किसी एग्जाम में पूछ लिया गया तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आपके लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, बार बार आपसे बताया गया, तो कहीं का भी पीवाईक्यू हो आप सॉल्व करिए, राइट। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार बार बताया ही जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीएच मीड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ये देखिए पीजीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आई मैं, सेकेंड ऑप्शन है मी मुझे, थर्ड ऑप्शन है आपका ईगो अहम, फोर्थ ऑप्शन है सुपर ईगो परा अहम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम बात करते हैं इसका, अभी आपको बताया ही गया था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मी मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यीकृत अन्य की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। फर्स्ट ऑप्शन एस फ्राइड, सेकंड ऑप्शन कूले, थर्ड ऑप्शन एच ब्लूमर, फोर्थ ऑप्शन जी एच मीड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जी एच मीड। वही हम फ्राइड की बात करते हैं तो फ्राइड ने आपका समाजीकरण के एनालिसिस में, समाजीकरण के विश्लेषण में फ्राइड ने मात्ररति, जिसको आपका बोला जाता है ओडिपस स्टेज बोलिए, ओडिपल स्टेज बोलिए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलिए, या फिर दूसरा आपका हो जाता है पितरति या फिर इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, जिसको बोला जाएगा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसकी चर्चा की है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो बच्चियां होती हैं अपने फादर की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और जो बच्चे होते हैं, बच्चे मीन्स बेबी बॉय जो होता है अपनी माँ की ओर। बट ऐसा लगता नहीं, जिसकी जैसी एनालिसिस वैसे उसने दे दिया। जैसे मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है जहाँ तक कि बच्चों को दिन में हर कोई चाहिए रहता है, बट रात में अपनी माँ ही चाहिए होता है। चलिए फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएच मीड के अनुसार स्वयं का अंश जो सामाजिक मांगों के प्रति संवेदनशील होता है का संबंध है। फर्स्ट ऑप्शन अहंकार से, सेकंड ऑप्शन इदम से, थर्ड ऑप्शन परम अहंकार से, फोर्थ ऑप्शन अहम से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जीएच मीड के अकॉर्डिंग जो सेल्फ है आत्मन है, इसका सबसे प्रमुख गुण क्या है, परावर्तनता या आत्मवाचक रिफ्लेक्सिव होता है। और यही आपका आत्मन स्वयं अपने लिए एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है। और उन्होंने आपका आत्मन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, किसमें, मुझे या सामान्यीकृत अन्य, और दूसरा आपका क्या हो जाता है, मैं, मीन्स आई और मी में आपका डिवाइड किया। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी अहम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीड के अनुसार स्वयं का सार होता है। फर्स्ट ऑप्शन है भूमिका ग्रहण, सेकेंड ऑप्शन परावर्तनता, थर्ड ऑप्शन है चेतना, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन जीआईसी एग्जाम 2020 में पूछा गया था, अभी आपको बताया गया। तो जीएच मीड के अकॉर्डिंग जो सेल्फ है इसका सबसे प्रमुख गुण क्या है, परावर्तनता या आत्मवाचक रिफ्लेक्सिव से होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी परावर्तनता। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित कथन पर टिप्पणी कीजिए। एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता और ना ही सामाजिक, वरन वह ये दोनों ही बनता है समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन है गलत, सेकंड ऑप्शन सही, थर्ड ऑप्शन अंशतः सही, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मानव शिशु एक जैविक प्राणी के रूप में जन्म लेता है। वह मात्र आपका जो अस्थि है, मांस है, इसके ढांचे से ही बना होता है। वह ना तो मानव के रूप में जन्म लेता है और ना ही सामाजिक होता है, और समाजीकरण के द्वारा ही एक सभ्य मानव और सामाजिक प्राणी बनता है। तो इस तरह हमारा जो स्टेटमेंट दिया है आपका करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क, कम्युनिकेटिव कांटेक्ट होता है, तब आत्म सेल्फ का विकास होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मीड, सेकेंड ऑप्शन कोले, थर्ड ऑप्शन फ्राइड, फोर्थ ऑप्शन है जोड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड फ्राइड के विचारों से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो शिशु है उसमें आत्मन सेल्फ का जो विकास है वो कैसे होता है, नकल करके होता है, अनुकरण से होता है, इमिटेशन से होता है। शिशुओं के प्रारंभिक जीवन में जो कोई भी आता है वह उन लोगों के व्यवहार की नकल करने का प्रयास करता है, और अनुकरण की भावना के कारण ही बालक अपने माता पिता, दादा दादी की तरह चलने बोलने का प्रयास करते हैं। बच्चों में जो अनुकरण की भावना है बहुत अधिक पाई जाती है। और मीड का आपका कहना है कि बच्चे एक नव युवक की भूमिका निभाने की स्थिति में पहुंचे, इसके पूर्व उन्हें 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला आपका हो जाता है प्रारंभिक स्तर, दूसरा हो जाएगा क्रीड़ा स्तर, और तीसरा क्या हो जाएगा, खेल स्तर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर निम्न में से किसने प्रस्तुत किया। फर्स्ट ऑप्शन है पियाजे, सेकेंड ऑप्शन है दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन डेविस, फोर्थ ऑप्शन है पार्सन्स। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में।
तो पियाजे ने आपका सीखने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया। उन्होंने आपका तर्क दिया है कि बच्चे दिमागी तौर पर बहुत एक्टिव होकर अपने आसपास की चीज़ों का विश्लेषण करते हैं और तभी उन्हें अपने व्यक्तित्व का एक अंग बनाते हैं। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक, सेकंड ऑप्शन है सामाजिक, थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, फोर्थ ऑप्शन है तार्किक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2015 में। तो समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण सामाजिक है। उन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया को अपने सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा के आधार पर समझाने का प्रयास किया है, जिसका तात्पर्य क्या है? समाज में विचारों की व्यवस्था व्यवहार प्रतिमानों तथा सामाजिक प्रवृत्तियों एवं मूल्यों से है। वहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजीकरण के सिद्धांत में दुर्खीम का दृष्टिकोण क्या है? आपका सामाजिक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामाजिक। चलिए देखिए, ये है आपका कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चन जो आपसे प्रीवियस सेशन में पूछा गया था। रेस रिलेशन साइकिल के अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी थी? आपका राइट आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन बी, रॉबर्ट पार्क। ये है आपके सीसीक्यू टॉपर्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सीसीक्यू टॉपर्स। फर्स्ट रैंक निधि मैम का, सेकेंड रैंक है आपका लक्ष्मी मैम का और थर्ड रैंक किसका है? श्रीता कुमारी मैम का। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक स्लाइड में हम अपना करेक्ट आंसर जितना भी रहता है सब ले लेते हैं, जितना भी 10-15 घंटे के अंदर में आया रहता है। तो सबसे पहला आंसर देखिए, रेस रिलेशन साइकिल का कॉन्सेप्ट रॉबर्ट पार्क ने दिया है, निधि तिवारी मैम का करेक्ट है, सीता कुमारी मैम ने भी करेक्ट जवाब दिया है और मुकेश सर ने भी आपका करेक्ट जवाब दिया और लक्ष्मी राय मैम का भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर दो आंसर आप देखिए, राधे श्याम सर का और दूसरा है परमेंद्र राय सर का। अब इसका किसका आंसर समझा जाए, कौन से का ये आंसर है? 1B भी लिखा है, 10 भी लिखा है, इसका क्या मतलब समझा जाए? इसलिए आपसे कहा जाता है आप जब भी सीसीक्यू का आंसर करें, आप सीसीक्यू आंसर करके अपना आंसर को लिखें, जिससे आइडेंटिफाई हो आखिर आप किसका आंसर दिए हैं। राइट, चलिए अब बारी आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन चेक क्वेश्चन का, जिसका करेक्ट आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में करना है, लाइव चैट में नहीं करना है। क्वेश्चन है आपका, डेविड रिजमैन ने स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज तथा परंपरा निर्देशित समाज की अवधारणा का प्रयोग अपनी किस पुस्तक में किया? इन विच ऑफ हिज बुक्स डिड डेविड रिजमैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ओरिएंटेड सोसाइटी, अदर ओरिएंटेड सोसाइटी एंड ट्रेडिशनली ओरिएंटेड सोसाइटी? आपका फर्स्ट ऑप्शन है द लोनली क्राउड, सेकेंड ऑप्शन है फेसेस इन द क्राउड, थर्ड ऑप्शन है अबंडेंस फॉर वॉट, फोर्थ ऑप्शन है कॉन्स्ट्रेंट एंड वेराइटी इन अमेरिकन एजुकेशन। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट सेक्शन में करना है। अच्छा, ये स्लाइड ना दिखे तो याद ही नहीं रहता कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये सब भी करने के लिए कहना है, तो आप लोग प्लीज कर लिया करिए। कुछ बच्चे कर लेते हैं, उन्हें तो थैंक यू सो मच। और सेशन एंड होने के बाद आपको एक हाइप का भी ऑप्शन दिखता है, आप हाइप भी कर सकते हैं सेशन को। और आपको पता है हर चीज़ के लिए मोटिवेशन लगता है, सेशन लाने में भी लगता है। आपको पता है मोटिवेशन क्या है। आप ऐसा कतई मत सोचिएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब या व्यूज नहीं आ रहा है इस वजह से क्लास नहीं आ पाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम का ही लोचा है, अगर टाइम रहता है तो आपके लिए कुछ ना कुछ किया ही जाता है। बट आप सब जानते ही हैं कि अगर ये मेरा पैशन है टीचिंग, तो प्रोफेशन को हम ताक पे नहीं रख सकते। इतने छोटे भी नहीं है और इतने बड़े भी नहीं है कि सब कुछ पीछे छोड़ दें और पैशन परस्यू करने का अब टाइम आ गया है। तो जब टाइम आएगा तो यहाँ पर आया जाएगा, बट अभी टाइम ही नहीं है। बट हाँ, जितना भी रहता है कोशिश किया जाता है कि आपके लिए आए, तो आप सब भी अपने सेशन को प्रेम दीजिए। अब अगर आप सबको यूजफुल लगता है तब आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं लगता तो कोई बात ही नहीं। चलिए फिर सेशन एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।